हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भारती शर्मा हिंदी नेट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई 8 से आज पढ़ाने जा रही हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दूरदशा, जहाँ पर हम सबसे पहले भारत दूरदशा के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और उसके बाद कथानक और प्रतीकात्मक जो इसके अंदर प्रतीक आए हैं उनको और पात्र योजना को जानेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आते हैं। तो देखिए, भारत दूरदशा में अंकों की संख्या 6 है, जहाँ पर प्रथम अंक का स्थान है बीथी यानी योगी का लावणी स्थान, वही प्रथम अंक है। द्वितीय अंक का स्थान शमशान है, जहाँ टूटे फूटे मंदिर हैं, कौवा कुत्ता और सियार घूम रहे हैं और अस्थियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं। तीसरे अंक की बात करते हैं तो तीसरा अंक का स्थान है मैदान। और चौथे अंक की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी रूप में सजा हुआ मेज कुर्सी लगी हुई एक कमरा है। और पांचवें यहाँ कुर्सी पर है भारत दुर्देव बैठा है। भारत दुर्देव का अर्थ होता है दुर्भाग्य, और भारत का दुर्भाग्य बैठा है उस कुर्सी पर, यही चतुर्थ अंक में बताया गया है। और पंचम अंक का स्थान है किताब खाना, जहाँ पर किताबें पड़ी हैं बहुत सी। और षष्ठ अंक यानी छठे अंक में गंभीर वन का मध्य भाग है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है वहाँ पर छठे भाग में, और भारत भाग्य का प्रवेश होता है इस अंक में, जो अंतिम अंक है छठा अंक। तो इन अंकों के अंदर कौन कौन से स्थान आए हैं इनको भी जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आगे बात करते हैं तो भारत दूरदशा नाटक के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में कलयुग की समाप्ति और सतयुग की स्थापना को मंगलाचरण हेतु कृष्ण के अवतार हेतु लिखा गया। अब यहाँ बात करते हैं भारत दूरदशा नाटक में इसका रचना काल। तो संवत 1933 यानी कि 1876 ईस्वी में दिया गया है भारत दूरदशा नाटक, यानी यहाँ पर बताया गया है कि 1876 ईस्वी में ही ये लिखा गया था। हालांकि मतलब ये नाटक जो है इतिहास में प्रसिद्ध है कि 1880 ईस्वी में लिखा गया है। तो ये रचना काल के आधार पर कई सारे मतभेद भी इसमें बताए गए हैं। भारत दूरदशा नाटक का नाट्य रूप प्रहसन है, ये भी एक प्रहसन है। और भारत दूरदशा नाटक को क्या कहा गया है? नाट्य रासक या लास्य रूपक। नाट्य रासक यानी नाटक के रूप में लिखा गया, और लास्य रूपक मतलब हास्य यहाँ पर दृश्य बताए गए हैं। तो भारत के मूर्छा खाकर गिरने पर निर्लज्जता और आशा उसे उठाकर ले जाती हैं, ये दूसरे अंक में बताया गया है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार पूछा गया है। प्राण देना कायरों का काम है, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, ये किसका और किससे कहा गया कथन है? तो ये भी ध्यान रखना, निर्लज्जता का कथन है, भारत को कहा गया कथन है। हम कथानक की बात भी करेंगे आगे, लेकिन भारत दूरदशा नाटक की शैली की बात करेंगे तो प्रतीक शैली है, जहाँ पर प्रतीकात्मकता बताई गई है। और कथानक जो है भारत दूरदशा का, तो इसे हम अगर देखते हैं तो भारत दूरदशा नाटक के प्रथम अंक का प्रारंभ एक योगी के आगमन से होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जब वो योगी आता है तो भारत दूरदशा का गीत गाता है और सबको इस भारत दूरदशा गीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दूरदशा न देखी जाई। इस गीत में सब प्रकार से समृद्ध अतीत के गौरवशाली भारत के वर्तमान दूरदशा पर दुख प्रकट किया गया है। यानी भारतेंदु के समय भारत में विद्या, बुद्धि, वीरता जैसे कहीं भी नहीं रह गई थी, क्योंकि मूर्ता, आपसी भेदभाव, द्वेष, कटुता, आलस्य, कुमति, रोग, महंगाई, इन सब का साम्राज्य जो था वो समाज में व्याप्त हो गया था। तो अंग्रेजों के राज्य में होने को तो तमाम सुख सुविधाएं मिली, किंतु दुख इस बात का था कि भारत देश का धन जो है वो विदेश जा रहा था और लोगों पर टैक्स की आफत आ गई थी। जैसा कि भारत दूरदशा जो नाटक है उसके अंदर बताया भी गया है कि अंग्रेज राज सुख साज सब सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। सबके ऊपर टैक्स की आफत आई, हाहा भारत दूरदशा न देखी जाए। भारत दूरदशा नाटक का ये गीत है ना, ये पूरे नाटक का एक प्रकार से सारांश ही है। हम ये भारत दूरदशा के प्रथम अंक की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरे अंक में दुखी भारत आता है। उसे दुख इस बात का है कि देशद्रोहियों के कारण उसे पराधीन होना पड़ा। उस समय में, आज के 140 साल पूर्व की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर उस समय में 20 करोड़ पुत्रों के रहते हुए भी वह अनाथ हैं भारत, और परमेश्वर और वर्तमान भारत साम्राज्य पर भी उसे विश्वास नहीं रह गया है। अपना रक्षक उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता है और वो मूर्छित हो जाता है। कौन? भारत। पर वह मरता नहीं है, निर्लज्जता उसे मरने नहीं देती और आशा उसे जीवित रखती है। यही दूसरे अंक में बताया गया है। तीसरे अंक की बात करते हैं तो नाटक के तीसरे अंक में भारत दुर्देव पात्र आता है। दुर्देव मैंने अभी बताया था आपको कि भारत का दुर्भाग्य, उसे ही दुर्देव के रूप में बताया गया है इस नाटक में।
तो भारत दुर्देव पात्र आता है और रोग, अकाल, आलस्य, महामारी, महंगाई, टैक्स, ये जो है इन सब के द्वारा भारत को भूखे मारने का संकल्प कर लेता है। कोड़ी कोड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज, इस तरह की बात वो करता है। और वह सत्यानाश फौजदार को बुलाता है, जिसे सूचना मिलती है कि उसने अपनी फ़ौज, यानी फ़ौज में कौन कौन है, धर्मों की बहुत सारी अनेकता हैं भरी हुई, भेदभाव है, छुआछूत है, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, ये सब कुछ था। और इन सब के द्वारा भारत को पहले से ही इन्होंने घेर रखा है। सत्यानाश फौजदार को वो बुलाता है, सूचना मिलती है कि उसने तो पहले ही इन सबको घेर रखा है और उसकी फ़ौज में अपव्यय, फैशन, सिफारिश, फूट, लोभ, भय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मतलब ये सब कुछ शामिल है जो कि भारत का नाश कर सके। तो वो कहते भी हैं कि हमारा नाम है सत्यानाश, चाह आए हैं राजा हम पास, धर के हम लाखों ही वेश, किया चौपट यह सारा देश। इस तरह की बात करते हुए हम तीसरे अंक से चौथे अंक में प्रवेश कर जाते हैं। और नाटक के चौथे अंक में भारत दुर्देव के सम्मुख रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार, ये सब क्रम से उपस्थित होते जाते हैं और वे अपनी प्रशंसा करते हैं, भारत विजय में सहयोग देना स्वीकार करते हैं। अंत में नेपथ्य से गीत सुनाई पड़ता है कि निहचे भारत को अविनाश। और इसी तरह से नाटक के 5वें अंक में कवि, संपादक, बंगाली और 2 देशी लोग, निवासी वहाँ के और एक महाराष्ट्री, इन सब के द्वारा भारत दुर्देव से लड़ने के प्रयत्न के उपायों पर विचार विमर्श होता है। किंतु जैसे ही डिसलॉयल्टी आती है वैसे सब डर जाते हैं और सबके सब गिरफ्तार हो जाते हैं। अब नाटक के अंतिम अंक की ओर आते हैं हम। ये नाटक का 5वां अंक था और नाटक का जो अंतिम अंक है यानी छठा अंक है, उसमें भारत भाग्य, भारत के गौरवशाली अतीत और दुखपूर्ण वर्तमान दशा का विस्तार से वर्णन कर रहा है। और वह अपनी वेदना व्यक्त करता है कि मूर्छित भारत को जगाना चाहता है वो, पर सफल नहीं हो पाता है। वो कहता है कि सोई भारत की आज यह भई दुर्दशा हाय, कहा करे कि जाए नहीं सूझत कछु उपाय। और इस तरह की बात कहते हुए भारत भाग्य, भारत को जगाने में असमर्थ होकर अंत में आत्महत्या कर लेता है। और इसी के साथ भारत दुर्दशा नाटक का पटाक्षेप भी हो जाता है। और इस तरह से भारत दुर्दशा नाटक जो है, कह सकते हैं कि भारतवासियों को देश के उद्धार के लिए जागरण का दिव्य संदेश देता है ये। और ये भी कह सकते हैं कि देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो थे, उन्होंने भारत भारती की रचना की थी 35 वर्ष पूर्व। उन्होंने भारत भारती लिखी और 35 वर्ष बाद भारत भारती की ही रचना की तरह उन्होंने जो भारतेंदु थे, उन्होंने भारत दुर्दशा की रचना की। यानी इनमें बहुत सी समानताएं दिखने को मिलती हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, वो भी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति करते हैं। और भारत दुर्दशा नाटक भी इसी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कथानक को हमने जाना। आगे हम बात करते हैं दुर्देव प्रतीकात्मक पात्रों की। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि दुर्देव प्रतीकात्मक पात्र कौन से हैं। तो देखिए, भारत जो है वो भारतीयता का प्रतीक है। भारत दुर्देव जो है भारत के दुर्भाग्य का प्रतीक है। भारत भाग्य भारतीय मूल्यों, परंपरागत मान्यताओं और जागृति का प्रतीक है। और सत्यानाशी फौजदार विकृतियों और भारत के विनाश का प्रतीक है। हम पात्र योजना की ओर आते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र आए हैं, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, भारत दुर्दशा जो नाटक है भारतेंदु का, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक के 6 अंकों पर हम दृष्टिपात करते हैं। तो इसमें कुल 19 पात्र आए हैं और 19 पात्रों में प्रथम अंक में है योगी, द्वितीय अंक में है भारत, निर्लज्जता और आशा, तृतीय अंक में भारत दुर्देव, सत्यानाश फौजदार, चतुर्थ अंक में रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार, पंचम अंक में 7 सभ्यजन हैं और डिसलॉयल्टी यहाँ पर है, और छठे अंक में भारत भाग्य आता है। और इन सब पात्रों में भारत दुर्देव, सत्यानाश फौजदार और भारत भाग्य आदि इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। यह आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जो परीक्षा में नेट के एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे प्रश्न, वो भारत दुर्दशा नाटक के महत्वपूर्ण तथ्यों से पूछे जाएंगे। उसके अंक जो हैं, उनके स्थान कौन से हैं, 6 स्थान हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने सबसे पहले आपको बताएं। और कथानक को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कथानक में 5वें अंक में क्या हुआ था, छठे अंक में क्या हुआ था। तो एक बार इस वीडियो को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। एक बात हम करते हैं इनके पात्रों की। तो पात्रों में दुर्देव प्रतीकात्मक जो पात्र मैंने बताए हैं, उनकी और भी अपनी दृष्टि अच्छे से डाल लीजिएगा। और 6 अंकों में जो 19 पात्र आए हैं, 19 पात्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपके इस नाटक को जानने में बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं